अब यूनिट 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको एनलिस्ट कर दिया है, और इससे पहले हम यूनिट 3, 2 और 1 कर चुके हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो रिसोर्स एलोकेशन का क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से वो इंपॉर्टेंस रखता है जब मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो रिसोर्स एलोकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, इफेक्टिवली टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क इन अ प्रोजेक्ट। तो जब हम रिसोर्सेज असाइन करते हैं एक प्रोजेक्ट के दौरान, तो उसको बढ़िया से इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए रिसोर्स एलोकेशन टर्म का यूज़ करा जाता है। ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है उन रिसोर्सेज की, और उनको बैलेंस्ड और एफिशिएंट मैनर में एलोकेट करना। तो प्रोसेस ऑफ एलोकेशन क्रूशियल है और कुछ की स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। पहला है कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्स है क्या? डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी एंड टास्क इन द प्रोजेक्ट। दिस इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, इक्विपमेंट, मटेरियल और एनी अदर नेसेसरी रिसोर्स, ठीक है, वो चाहे वो एक लैपटॉप हो सकता है या एक ह्यूमन हो सकता है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी फिर है एसेस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल। उस रिसोर्स की एसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर कैसी है। कंसीडर फैक्टर्स सच एज रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, स्किल्स, एक्सपर्टीज, एनी कंस्ट्रेन और लिमिटेशंस। जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, वो 9 to 5 के लिए अवेलेबल रहेगा, तो ये सारी कंडीशंस। रिसोर्स की एलोकेशन, असाइनिंग रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी अवेलेबिलिटी। अब रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं हम, असाइन कर रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उनके स्किल्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखें। इंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए बैलेंस रखना जरूरी है। फिर है लेवल करना रिसोर्स को, एडजस्ट करना एलोकेशंस टू स्मूथ आउट एनी रिसोर्स इम्बैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट। तो दिस हेल्प्स प्रिवेंट ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन। तो बैलेंसिंग करना, ऐसा नहीं कि रिसोर्स को मिनिमाइज ही कर देना या ज़्यादा ही यूज़ करना, बल्कि ऑप्टिमल यूज़ करना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, अब आगे क्वेश्चन का था मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का क्या रोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो ये यूज़ होते हैं टू ट्रैक प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई डेविएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहले है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। मॉनिटरिंग अलाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी एंड टास्क। तो प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है उसको ट्रैक करते रहना। इट हेल्प्स इंश्योर द वर्क इज बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो जो प्लान शेड्यूल बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, कोई डिले या इशू तो नहीं है। दैट कैन बी आइडेंटिफाइड अर्लियर, जो पहले पता लगाया जा सके। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोग्रेस विद द प्लान शेड्यूल। जो भी चल रहा है वो प्लान के से कितना अलग है या कितना सिमिलर है, परफॉर्मेंस टारगेट मैच हो रहे हैं कि नहीं। इट हेल्प एसेस वेदर द प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक और कोई एडजस्टमेंट चाहिए। इशू आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइडेड विजिबिलिटी इनटू पोटेंशियल प्रॉब्लम। ये इश्यूज़ का पता लगा पाना और प्रोएक्टिवली एड्रेस करना। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इफेक्टिवली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इनेबल प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई अंडर और ओवर यूटिलाइज रिसोर्स। जैसे कि बताया कि रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना हमारा परफॉर्मेंस में ही काउंट होता है। फिर है डिसीजन मेकिंग। अब वैल्यूएबल डिसीजन एंड इंसाइट जो होते हैं वो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू पता लगते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एडजस्टमेंट कर सकता है, रीएलोकेट कर सकता है और करेक्टिव एक्शंस ले सकता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ रिसोर्स रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाई इन अ प्रोजेक्ट। रिक्वायरमेंट कैसे पता चलती है? आइडेंटिफाइंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड। किस तरह का रिसोर्स, कितना क्वांटिटी में रिसोर्स चाहिए। तो कुछ रिक्वायरमेंट है। पहले कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है और WBS क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये यूनिट 2 में देखा था कि प्रोजेक्ट किस काम को जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट का स्कोप एंड उसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, स्मॉल मैनेजेबल कंपोनेंट्स यूजिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो WBS डिफाइन द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड द टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव दैम। तो प्रोजेक्ट जो डिलीवर करेगा और वैसा टास्क क्या चाहिए होंगे कि अचीव कर पाए। फिर टास्क एनालिसिस, तो एनालाइज करना है हर टास्क को, हर एक एक्टिविटी को और एक्शन को जो उसको कंप्लीट करने में लगेगी। इनपुट, आउटपुट, डिपेंडेंसी, कंस्ट्रेंट, सारी चीज़ें। फिर है रिसोर्स कैटेगराइजेशन। अब रिसोर्स की कैटेगरीज होती हैं, मैंने पहले भी बताया, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी एंड अदर नेसेसरी इनपुट सब। रिसोर्स टाइप एंड क्वांटिटीज, डिटरमाइनिंग द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। हर टास्क में क्या क्वांटिटी और टाइप रहेगा। अब यहाँ पे स्किल, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अवेलेबिलिटी और स्पेशलाइजेशन की बात आ सकती है, ठीक है। जैसे तुम्हें कोई स्पेसिफिक नॉलेज स्किल वाला जो व्यक्ति है वो बहुत कम होंगे, तो उनकी एक्सपर्टीज़ कम होगी तो रिक्वायरमेंट कम होगी। एक्सपर्टीज ज़्यादा होगी तो रिक्वायरमेंट कम होगी। रिसोर्स कंस्ट्रेन, आइडेंटिफाई एनी कंस्ट्रेन और लिमिटेशन जो कि हमारे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को कम कर सकता है। फॉर एग्जांपल बजट नहीं है, या रिसोर्स ही लिमिटेड है, स्किल पर्सनली नहीं है, या टाइम कंस्ट्रेन है, या जोग्राफिकल लिमिटेशंस है, या रिमोटली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रिसोर्स एस्टिमेशन, जिन्हें इंसान की बात हो, यहाँ पे सर्वर्स की बात हो सकती है, जो भी रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स एस्टिमेशन, एस्टिमेशन द एस्टिमेट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच रिसोर्स, ठीक है, कि क्या क्वांटिटी और ड्यूरेशन होगा। और दिस कैन बी डन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, फिर से इंडस्ट्री के क्या बेंचमार्क हैं, एक्सपर्ट जजमेंट के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन या 3 पॉइंट एस्टिमेशन। फिर है रिसोर्स शेड्यूलिंग। ऑन वंस द रिसोर्स रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाई, कंसीडर द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड सीक्वेंस ऑफ टास्क, डिटरमाइन व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग ईच रिसोर्स विल बी नीडेड। तो कितने टाइम के लिए रिसोर्स चाहिए इसको भी शेड्यूल करना।
फिर साथ में डॉक्यूमेंटेशन, टाइप, क्वांटिटी एंड शेड्यूल द रिसोर्स नीडेड फॉर ईच टास्क, इन चीज़ों को लिखना कि ये हमारे आगे काम आ सके एज अ हिस्टोरिकल डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट काम रखता है, यूज़ रखता है, इन्वॉल्व रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। तो ये रेगुलर रिव्यू और अपडेट होने चाहिए ऐसे रिसोर्स रिक्वायरमेंट पे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। कह रहे प्रोजेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है, ये भी सिलेबस का पार्ट है कि ट्रैकिंग कैसे कहते हैं, और डिस्क्राइब माइलस्टोन एनालिसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ट्रैकिंग मतलब मॉनिटर और मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट अगेंस्ट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, टाइमलाइन एंड डिलीवरेबल्स। ठीक है, कि हम उसको मॉनिटर और मेजर कर रहे हैं, ट्रैक करना है यानी मॉनिटर मेजर करना कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या डिलीवर हो रहा है, क्या टाइमलाइन है। ये इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा हर प्रोजेक्ट पैरामीटर का, कि प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में जो बताता है, जिससे कि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, यानी जो हमें सारी बातें पता है उसके बाद हम डिसीजन ले रहे हैं। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज माइलस्टोन एनालिसिस। ठीक है, कैन डिस्क्राइब माइलस्टोन एनालिसिस क्या होता है। तो माइलस्टोन एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, कि एक माइलस्टोन अचीव करा है, तो वो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करा है, तो ये सही पाथ जा रहा है। द माइलस्टोन इज अ की इवेंट और अचीवमेंट दैट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेज, है ना, और इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। जैसे तुमने एक इसका एग्जाम दोगे तो आखिरी एग्जाम बचेगा, तो ये तुम्हारी अच्छा माइलस्टोन है। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइलस्टोन एनालिसिस में प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो तुम्हें हेडिंग याद रखनी है कि तुम्हें किसके बारे में आंसर फ्रेम करना है, उसके बाद तुम खुद बना सकते हो। तो माइलस्टोन एनालिसिस के क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि ट्रैक करें कि कंप्लीशन ऑफ क्रिटिकल माइलस्टोन हुआ है कि नहीं। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ठीक है, चेक पॉइंट का काम करता है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के लिए और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो था हमारा। फिर है कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। तो माइलस्टोन बता सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, माइलस्टोन बताता है कि हम स्टेक होल्डर को क्या बोलें कि हमने इतना काम कर दिया, हमारी प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आगे हम बेटर डिसीजन ले पाएँ, प्रूविंग की इंडिकेटर्स एंड प्रोजेक्ट हेल्थ के बारे में पता चले, पोटेंशियल रिस्क को डिले आइडेंटिफाई हो। अकाउंटेबिलिटी, माइलस्टोन सेट अ क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अकाउंटेबल ठहरा देता है जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया है उनके लिए बेटर चीज़ है ये। मोटिवेशन एंड सेलिब्रेशन सक्सेस, डेफिनेटली ठीक है, माइलस्टोन के बेसिस पे ही हम टीम को मॉरल बूस्ट मिलता है, मोटिवेट्स प्रोजेक्ट मेंबर्स कि हमारा काम इतना हो रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड का काम करता है। हाउ कैन एक्चुअल एफर्ट एंड शेड्यूल बी कंपेयर टू एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इसको अगर पार्ट्स में तोड़ा जाए तो बोल रहे हैं एक्चुअल एफर्ट और शेड्यूल को हम कैसे कंपेयर करेंगे टू एस्टिमेट वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है उस समय की। तो जब कंपेयर करेंगे एक्चुअल एफर्ट एंड शेड्यूल को, तो कुछ अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। पहली अप्रोच है एफर्ट एनालिसिस के लिए, कलेक्ट एक्चुअल एफर्ट डेटा, यानी मेजर द एक्चुअल टाइम, कितना टाइम, रिसोर्स, एफर्ट इन्वेस्टेड इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट। उसके बाद कंपेयर विद एस्टिमेटेड एफर्ट। पहले तो एफर्ट डेटा को कलेक्ट करना है, फिर जो हमने एस्टिमेट किया था उससे कंपेयर करना है, फिर करना है आइडेंटिफाई वेरियंसेस, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट क्या हो गया है। फिर ये डिटरमाइन कॉज ऑफ वेरियंस, फिर उसको कॉज देखो, कुछ चीज़ें हमने अनफोर्सिन करी हो, कुछ रिसोर्स कंस्ट्रेन आ गया हो या स्कोप में चेंज हो, फिर एसेस इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस वेरियंस का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द ओवरऑल प्रोजेक्ट या बजट क्वालिटी पे। शेड्यूल एनालिसिस क्या होता है, गैदर एक्चुअल शेड्यूल डेटा, तो रिकॉर्ड द एक्चुअल स्टार्ट एंड एंड डेट्स फॉर प्रोजेक्ट टास्क एंड एक्टिविटी। ठीक है, शेड्यूल एनालिसिस में क्या है, पहले गैदर करेंगे, कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे डेविएशन से, डिटरमाइन करेंगे क्या कॉज है, ऐसा ही हमारा ऊपर भी था, है ना, इवैल्यूएट करेंगे क्या इम्पैक्ट आया। अर्न वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूज़ अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक। तो एम्प्लॉयमेंट टेक्निक जैसे कि प्लान्ड वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू टू मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो एक बार देख लेना प्लेलिस्ट की वीडियो। कैलकुलेट वेरियंस, तो अर्न वैल्यू एनालिसिस में क्या करेंगे हम, पहले तो मेजरमेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, अर्न वैल्यू मेजरमेंट टेक्निक्स का, जैसे कि प्लान वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू, और फिर करेंगे वेरियंस कैलकुलेट कि कितना डिफरेंस आया एक्चुअल कॉस्ट और अर्न वैल्यू में। फिर करेंगे परफॉर्मेंस, डिटरमाइन परफॉर्मेंस इंडाइसिस, जैसे कि शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एसपीआई और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स टू एसेस प्रोजेक्ट एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली। उसके बाद करेंगे प्रोजेक्ट की हेल्थ को एसेस। तो बाय कंपेयरिंग एक्चुअल एफर्ट शेड्यूल टू द एस्टिमेट वैल्यू यूजिंग दीज अप्रोचेस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन गेट इनसाइट इनटू प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पता चलती है, किस एरिया में इंप्रूवमेंट हो सकती है पता चलता है, और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प होती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और एक्सप्लेन द ISO 9126 स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ISO 9126 क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्वालिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, है ना, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉफ्टवेयर की जो डिटरमाइन करती हैं उसकी ओवरऑल क्वालिटी को। दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प द एसेस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस, क्या रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, और ऐसे एस्पेक्ट को मेजर करती हैं जो कि हमारे यूज़र सेटिस्फैक्शन के लिए इफेक्टिव है, यानी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़िया क्या है, यूज़र कहेगा। द ISO 9126 स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑन इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि हम क्वालिटी को मेजर इस तरह से करें। तो ये 6 मेन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है। पहला है फंक्शनैलिटी, एक्सटेंट ऑफ विच द सॉफ्टवेयर मीट द स्पेसिफिक फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो जो जिस काम के लिए वो सॉफ्टवेयर बना है, क्या वो सही से फंक्शन कर रहा है, एक्यूरेटली इफेक्टिवली काम हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला एट्रीब्यूट है, पहला क्वालिटी एट्रीब्यूट। सेकंड रिलायबिलिटी, क्या ये कंसिस्टेंटली और रिलायबली काम करेगा वेरियस कंडीशन, मतलब तुम्हारा फ़ोन सही चल रहा है मगर बैटरी खत्म हो जाती है, तो रिलायबल ज़्यादा है नहीं। यूजेबिलिटी, द ईज़ ऑफ यूज़ एंड यूज़र फ्रेंडली,
यूज़र सेटिस्फेक्शन। फिर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसी है कि सॉफ्टवेयर एबल टू अकम्प्लिश टास्क एंड प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली और ऑप्टिमल यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज कर रहा है। ये ज़्यादा हीट हो जाता है, काम तो कर रहा है मगर हीट हो जाता है, ये बात सही नहीं है। मेंटेनेबिलिटी, उसके बाद मेंटेन करा जा सकता है, मॉडिफाई अपडेट करा जा सके। पोर्टेबिलिटी और पोर्टेबल हो, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, फंक्शनैलिटी उसकी होनी चाहिए जो जिस काम के लिए उसको, जैसे फ़ोन को समझो, फ़ोन तुम यूज़ कर रहे हो मान लो फेसबुक चलाने के लिए, तो फेसबुक चल रहा है तो हाँ फंक्शनैलिटी है, मगर बैटरी बंद हो जाती है बार बार, तो रिलायबल तो नहीं है। यूजेबिलिटी यानी यूज़र फ्रेंडली है, हाँ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, यूआई अच्छा है। क्या एफिशिएंसी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम चार्जर लगा के बैठे हो, फ़ोन गर्म हो रहा है। मेंटेनेबिलिटी है कि अगर हम इसको ठीक करवाना चाहें तो ठीक हो सकता है। कोड रीडेबिलिटी, अगर तुम इसको सॉफ्टवेयर के वे में देखो तो। पोर्टेबिलिटी यानी इधर से उधर पोर्टेबल हो। ISO 9126 स्टैंडर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग दीज एट्रीब्यूट्स थ्रू सेट ऑफ क्वालिटी, कैरेक्टर एंड सब कैरेक्टर, जो हेल्प करते हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने में, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग में। तो बाय अडेयरिंग टू ISO 9126 स्टैंडर्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिलीवर करते हैं, मीट करते हैं। फेयर टू यूज़ बाय फोकसिंग ऑन की एट्रीब्यूट्स और कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग फॉर इंप्रूवमेंट। तो ऐसे ही जगह सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो ISO 9126 स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करता हो और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता हो। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो जब हमने ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला पढ़ा था टेस्टिंग एंड क्वालिटी, STQA, पिछले सेमेस्टर में, उससे पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ा था। तो यही सब आगे जाके कंक्लूड होती हैं कि क्या रूल है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स का। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स आर क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स यूज टू असेस द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, और दीज मेजर प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डेटा एंड इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर क्या होते हैं, क्वालिटी बता रहे तो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं जो कि एसेस करेंगे क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है, और ऑब्जेक्टिव डेटा एंड इंसाइट्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कॉमन सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स क्या है, एक तो डेंसिटी, डिफेक्ट डेंसिटी, ये मेजर इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स क्या है एक स्पेसिफिक पोर्शन में। इट हेल्प आइडेंटिफाई एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर जहाँ पे अटेंशन की जरूरत है। कोड कवरेज, जब क्वालिटी मेजर चेक करोगे तभी तो पता चलेगा कहाँ दिक्कत आ रही है। डिफेक्ट डेंसिटी, कोड कवरेज मेजर द परसेंटेज ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग के टाइम पे हमने कितना कोड का कवरेज किया है, ठीक है, जो कि डिफेक्ट का पता लगाया जा सके। हाई कोड कवरेज मतलब हायर लाइक्लीहुड ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट। फिर है मीन टाइम ऑफ फेलियर या MTTF या मीन टाइम टू रिपेयर, MTTR। MTTF मेजर्स द एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, एवरेज टाइम, और MTTR मेजर्स द एवरेज टाइम टेकन टू रिपेयर सॉफ्टवेयर आफ्टर अ फेलियर अकर। तो कितना टाइम लगा बिटवीन फेलियर ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब आज फेलियर हुआ और वो सॉफ्टवेयर एक साल बाद, तो ये मीन टाइम ऑफ फेलियर है। और मीन टाइम टू रिपेयर क्या है, मेजर करता है एवरेज टाइम टेकन टू रिपेयर द सॉफ्टवेयर, तो टाइम कितना लगा उसको रिपेयर करने में। दिस मेजर है क्रूशियल इन एसेसिंग द रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, है ना। मान लो 4 7 8 दिन लग गए तो ये भी तो दिक्कत है। तो मीन टाइम टू रिपेयर भी इफेक्ट करता है। फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो रही है कि नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, DRE मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफेक्ट रिमूवल प्रोसेस। तो ये जो डिफेक्ट रिमूव हुआ है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, यानी परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट आइडेंटिफाइड एंड रिमूव ड्यूरिंग डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो उस दौरान जो डिफेक्ट है वो कितना रिमूव हुआ है, ओवरऑल हाई क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है, बाय फिक्सिंग डिफेक्ट। फिर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मेजर करता है कि रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, स्केलेबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो बॉटलनेक एंड ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी है। तो ऑल इन ऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स प्रोवाइड प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड विद ऑब्जेक्टिव डेटा टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और बाय मॉनिटरिंग दीज मेजर्स टीम कैन प्रोएक्टिवली एड्रेस क्वालिटी इशू, रिड्यूस रिस्क और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हैं विद इन बजट के। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर एंड रोल ऑफ क्लोजर एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ब्रेकअप के बाद क्लोजर चाहिए होता है, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लोजर का क्या मतलब है। प्रोजेक्ट क्लोजर इज द फाइनल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वेयर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी आर फॉर्मली कंप्लीटेड। तो ये फाइनल फेज है जहाँ पे फॉर्मली कंप्लीट हो रही है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड द प्रोजेक्ट इज क्लोज और टर्मिनेटेड, यहाँ प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। ये इन्वॉल्व करता है रैपिंग अप ऑल द प्रोजेक्ट टास्क, फाइनलाइजिंग deliverables एंड कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो सब कुछ फाइनलाइज करना, रैपिंग अप करना प्रोजेक्ट टास्क को, और क्या लेसन लर्न हुआ, प्रोजेक्ट की सक्सेस को इवैल्यूएट करना। क्लोजर एनालिसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोजेक्ट बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट एंड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो आगे ऐसा ना हो तो इस चीज़ के लिए क्लोजर हेल्प करता है। आप समझ आया, हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर एंड द रोल ऑफ क्लोजर एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है, फॉर्मल कंप्लीशन, एक तो प्रोजेक्ट क्लोजर मेक द फॉर्मल कंप्लीशन हो ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, फाइनलाइजिंग हो गया सब कुछ। फिर है क्लाइंट एक्सेप्टेंस, प्रोजेक्ट क्लोजर फेज इंश्योर दैट द क्लाइंट हैज एक्सेप्टेड द फाइनल डिले, जो भी है डिलीवरेबल्स, एंड इज सेटिस्फाइड विद द, मैं डिलीवरी बोल पाता हूँ, अगर ये मिक्स हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट आउटकम। रिसोर्स रिलीज, इट इन्वॉल्व्स रियलाइजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज सच एज टीम मेंबर्स, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़। तो ये जो कितने रिसोर्स लगे, कितने टीम मेंबर्स थे, इन सबको रिसोर्स रिलीज कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्लोजर, कि फाइनेंशियली क्या बजट हुआ, फाइनल पेमेंट क्या हुई, सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्लोज करना। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट क्लोजर इंक्लूड कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर अबाउट प्रोजेक्ट की अचीवमेंट, कोई लेसन, कोई मेंटेनेंस प्लान्स। और रोल ऑफ क्लोजर एनालिसिस क्या होता है, इवैल्यूएट प्रोजेक्ट की सक्सेस, लेसन लर्नड,
डॉक्यूमेंटेशन एंड अचीविंग या आर्काइविंग, फीडबैक ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये रोल है क्लोजर एनालिसिस का कि हम प्रोजेक्ट की सक्सेस को इवैल्यूएट करें, क्या लेसन लर्न किया उसको डॉक्यूमेंट करें। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आर्चीविंग इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट प्लान, स्पेसिफिक टेस्ट केसेस या कोई भी आर्टिफैक्ट है जो आगे काम आ सकते हैं। फीडबैक मिल सकता है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड क्लाइंट फीडबैक। अगला कह रहे हैं 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब, 2 और हैं 10 तक हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिसोर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ अ रिसोर्स रिक्वायरमेंट डिटरमाइन। तो रिसोर्सेज रिफर टू द एसेंशियल एलिमेंट, ये पहला क्वेश्चन जैसा ही है कि जो इक्विपमेंट मटेरियल चाहिए होते हैं और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो पर्सनल रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट टीम में कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत हो, टीम मेंबर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अदर स्टेक होल्डर चाहिए, या स्किल्स और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो जो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में, या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लीडरशिप एबिलिटी हो। फिर इक्विपमेंट एंड टूल्स, फिजिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं जैसे टेंजिबल एसेट्स, कंप्यूटर, सर्वर, मशीनरी, टूल्स, और सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है, डेटा एनालिसिस टूल्स। तो ये सारे भी तो टूल्स होते हैं एनालाइज करने के लिए। फिर है मटेरियल एंड सप्लाईज, रॉ मटेरियल क्या है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। फिर है कंज्यूमेबल्स, तो दिस इंक्लूड सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स नीड फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज सच एज ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, सेफ्टी इक्विपमेंट और बाकी मटेरियल। ठीक है। फिर आते हैं फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफिस का स्पेस, प्रोडक्शन फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटीज़। तो इन सब के बाद रिसोर्स रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइन थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी, कैसे होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार पॉइंट देख लो। पहले तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना एक्टिविटीज़ किस पे डिपेंड है, उसके बाद क्वांटिटीज़ को एस्टिमेट करना, फिर एलोकेट करना रिसोर्स को, कंस्ट्रेंट देखना क्या दिक्कत आ सकती है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा रिसोर्स एलोकेशन का, उसके बाद मॉनिटरिंग करना, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो इफेक्टिवली मैनेज करेंगे हम और एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। डिस्कस द रोल ऑफ विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो विजुअलाइज करना प्रोग्रेस को, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो विजुअलाइजिंग एक क्रूशियल एस्पेक्ट है क्योंकि अब यहाँ पे क्लियर और कंसाइज रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे प्रोजेक्ट के स्टेटस क्या है। तो हेल्पिंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल तुम एक मूवी डाउनलोड करते हो तो बीच में रुक जाती है वो, तो तुम कोई मेजर देखते हो क्या दिक्कत आ रही है, मगर तुम्हें पता ही नहीं होगा, विजुअलाइज ही नहीं कर रहे होगे तो हाउ विल यू नो। तो एक इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम रोल ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है कि पहले तो कम्युनिकेशन रहता है, प्रोग्रेस फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम देख पाते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या बॉटलनेक्स है, कोई नेसेसरी एक्शन लेने के लिए, मॉनिटरिंग कंट्रोल कर पाते हैं, अर्ली इशू आइडेंटिफिकेशन, तुरंत पता चल जाता है, ये नहीं कि अगले दिन आगे पता चल रहा है। ठीक है। टेक्निक्स फॉर प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन, जेन चार्ट्स बनाते हैं हम, बात हो रखी है, वाइडली यूज्ड इन, ये यूनिट 3 में ही हमने डिस्कस कर लिया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू विजुअलाइज प्रोजेक्ट शेड्यूल, टास्क और टाइमलाइन। तो दे रिप्रेजेंट एक्टिविटीज इज हॉरिजॉन्टल बार विद द लेंथ ऑफ ईच बार इंडिकेटिंग ड्यूरेशन ऑफ टास्क, क्या टास्क का ड्यूरेशन है। जेन चार्ट विजुअल ओवरव्यू बताते हैं, और कैनबैन बोर्ड्स होते हैं या विजुअल बोर्ड्स होते हैं विद कॉलम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टेट, वर्क फ्लो जैसे टू डू, इन प्रोग्रेस या कंप्लीटेड, और प्रोजेक्ट टास्क आर रिप्रेजेंटेड एज कार्ड्स और स्टिकी नोट्स। ठीक है। कैनबैन बोर्ड प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क, जैसे तुमने देखा होगा कि किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो उसके कनेक्शंस का कैनबैन बोर्ड बनाते हैं। बर्न डाउन चार्ट्स ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ओवर टाइम। ठीक है। प्लॉटिंग द रिमेनिंग वर्क अगेंस्ट द टाइम एलेप्स, ठीक है, कितना टाइम लिया, कितना रह रहा है, काम कितना रह रहा है। माइलस्टोन चार्ट की हाईलाइट करता है प्रोजेक्ट के माइलस्टोन और एसोसिएटेड डेडलाइंस, जो डेडलाइंस है। प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस का डैशबोर्ड बनाना, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मैट्रिसेस बनाना। डैशबोर्ड अलाउ करता है स्टेक होल्डर्स को कि पता चल पाए कि प्रोजेक्ट कितना हो रहा है। स्टेटस रिपोर्ट समराइजिंग द प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या अचीवमेंट, क्या चैलेंजेस हुए। और बाय एम्प्लॉइंग दिस प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन टेक्निक, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पहले तो ट्रांसपेरेंसी दिखा पाएगा, कम्युनिकेशन बढ़िया कर पाएगा, और फैसिलिटेट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी हैं वो सब हो पाएगी। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट, आखिरी क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस रिपोर्ट एंड एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड एनालिसिस। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन सिमिलर आया था। तो स्टेटस रिपोर्ट और एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड एनालिसिस प्ले अ एंड एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड एनालिसिस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है, स्टेटस रिपोर्ट से हमें रेगुलर अपडेट मिलती है, स्नैपशॉट मिलते हैं प्रोजेक्ट का करंट क्या स्टेटस है। इससे क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो किस तरह से आंसर फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड एनालिसिस में क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, कितना एफर्ट, कितना शेड्यूल, कितना कॉस्ट लगा। तो इसमें कंपेयर होता है एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड वैल्यूज़, डेविएशन आइडेंटिफाई करते हैं, क्या लैग हो रहा है, क्या एक्सीड हो रहा है एक्सपेक्टेशन से। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मिटिगेट करते हैं यूजिंग मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड एनालिसिस भी ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट को स्टेटस देखते ही रहना चाहिए। तो ये था यूनिट 4 के अंदर, ये सब थियोरेटिकल पार्ट आ जाता है। ठीक है।